नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग रसायन शास्त्र का दूसरा अध्याय पदार्थों का वर्गीकरण वो भी रासायनिक आधार पर पढ़ रहे थे, और इस क्रम में हम लोगों ने रासायनिक आधार पे पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा था, शुद्ध और मिश्रण, और पुनः उसे तत्व यौगिक, समांगी और विषमांगी के तौर पे हम लोग उसको बांट के पढ़े थे, जिसे पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग का अगला जो भाग है वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अगर छोटे से इस फिगर में आपको देखने से पता चल रहा है, ये बर्फ है और बर्फ जो है वो पानी का रूप ले रहा है, तो यहाँ पे इसके आकार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो और यहाँ एक लकड़ी है, लकड़ी भी जल रहा है, इसके आकार में या रूप रंग में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है? एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है और एक जो है फिजिकल रिएक्शन करता है। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। तो कहा जाता है भौतिक मतलब क्या होता है? जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका जो आकार है, रूप है, रंग है, जो आपको स्पष्ट आंखों से दिखाई दे रहा है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है तो हम कहेंगे कि वो फिजिकल चेंज होगा। लेकिन उसका मूल कॉम्पोजिशन में, मूल संगठन में और उसके द्रव्यमान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहें ये जो बना है H2O से बना है, तो अगर ये बर्फ के रूप में है तो भी यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम ही होगा। और जब पानी के रूप में ये चेंज हो जाएगा तो भी इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। इसका द्रव्यमान में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो चेंज होता है उसको हम लोग फिजिकल चेंज के रूप में जानते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि जल का वाष्प में बदलना, नमक का जल में विलयन, नमक को अगर हम पानी में घोल दें तो इसमें भी कोई भी परिवर्तन आपको, ठीक है, भौतिक रूप में दिखेगा, लेकिन रासायनिक रूप में वो एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते हैं। पानी और नमक जो है एक दूसरे से अभिक्रिया करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बस ये दोनों का एक मिश्रण हो जाता है और आपको पानी का भी टेस्ट देखने को वहाँ पे मिलेगा और आपका नमक का भी टेस्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई नया पदार्थ यहाँ पे निर्माण नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पे विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, ये भी भौतिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज। तो जस्ट उसके उल्टा, कि आपको जो वहाँ आंखों से दिखाई दे रहा था, यहाँ आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि H2O यानी कि ये जल था, जल का टुकड़ा था, बर्फ था, तो यहाँ पे उसका टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इसका जो संरचना है वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर इनके संरचना में किसी तरह का कोई परिवर्तन आता है तब हम कहेंगे कि ये जो है वो एक तरह का केमिकल चेंज है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, लोहे में जंग लगना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पानी की उपस्थिति में, अगर पानी और वायु की उपस्थिति में अगर लोहे को छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, आपका फेरस ऑक्साइड आपका निर्माण होता है। ये जल की उपस्थिति में होना चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ ये आयरन था, लोहा था, ये ऑक्सीजन था, इनका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, और ये जो जंग होगा, इसका जो जंग लगेगा तो इससे जो नया प्रोडक्ट हमको मिल रहा है आपका, ये जो है इसका गुण बिल्कुल ही अलग होगा। तो इस तरह से इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से कोयला का जलना हो गया, शरीर में भोजन का पाचन हो गया, ये जो क्रिया है, ये सब सारी चीज़ रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में देना है कि जो भी नया परिवर्तन या नया पदार्थ यहाँ पे बनता है, दोनों को मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया में उसको पुनः उस पदार्थ के रूप में तोड़ना मुश्किल होता है। यानी उसके अवयवों में, कंपोनेंट में तोड़ना हमको मुश्किल होता है, अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग पिछले चैप्टर में भी या पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हम लोग जो है बहुत सारे कंपोनेंट को, जो मिक्सचर थे, उसको अलग कर सकते हैं। तो वो सारे जो मिक्सचर थे वो फिजिकल चेंज वाले मिक्सचर थे, तो इसलिए हम लोग उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज जो होता है उसके कंपोनेंट को हम आसान विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे कि, या उसको हम लोग पुनः उस रूप में ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बर्फ़ से पानी हो गया, तो पानी से हम पुनः इसको बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जला हुआ लकड़ी को वापस लकड़ी के रूप में लाना ये संभव नहीं है। तो इस तरह से रासायनिक परिवर्तन को उसके कंपोनेंट में हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन को पुनः उसके वास्तविक रूप में या जिस रूप में वो पहले था उस रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह से ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है
वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे जो पिछला ये चैप्टर था, उसमें हम लोग देखे थे कि जो पदार्थ है उसको रासायनिक आधार पर बांटने के लिए हम लोग उसको दो पार्ट में बांटे थे, एक को बांटे थे शुद्ध और दूसरा को बांटे थे मिश्रण। और इसी मिश्रण में दो प्रकार था, एक था आपका समांगी और दूसरा था विषमांगी। उसी मिश्रण में जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग तीन कैटेगरी में बांटेंगे, एक वास्तविक सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन समांगी है और कौन विषमांगी है, और इस तरह से हम लोग इसको तीन कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन है तो यहाँ पे देखिए ट्रू सॉल्यूशन का कण बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। फिर अगर यहाँ पे कोलाइड है तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा, और सस्पेंशन है तो इसका कण का आकार थोड़ा सा और भी बड़ा होगा। इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें चूँकि हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन जो भी होता है उसमें दो चीज़ों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, यानी कि विलयन और विलय के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं, विलय या घुले के तौर पे। तो ये जो होता है वो कम मात्रा में मौजूद रहता है और सॉल्वेंट जो रहता है वो अधिक मात्रा में मौजूद रहता है। और इस तरह से हम लोग को जो इस दोनों के मिलाने से जो मिलता है वो सॉल्यूशन या विलयन कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे पानी, अगर चीनी और पानी को हो गया तो पानी क्या हो जाएगा, तो पानी जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा और चीनी जो हो जाएगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब जो कम मात्रा में वो सॉलिड और जो अधिक मात्रा में वो सॉल्वेंट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग को तीन प्रकार का विलयन है उसमें जो पहला प्रकार था ट्रू सॉल्यूशन, उसका क्या विशेषता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ये समांग होते हैं कि विषमांग। तो ये जो है समांग होते हैं, यानी कि इनके जो कण होते हैं वो विलायक के कण के मध्य रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि इसको सिंपल से समझिए, ये है आपका H2O का अणु, ये H2O का अणु है। तो इसमें चीनी के अणु इसके रिक्त कण में जो रिक्त स्थान है उसमें चीनी के अणु क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिक्त स्थानों के मध्य यहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं। और इस तरह से इसका इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है इसमें किसी तरह का कोई इसमें आयतन बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो खाली स्थान में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर खाली स्थान नहीं रहता तो इसको अपना जगह को क्या करना पड़ता, दूर भागना पड़ता और इस तरह से आयतन बढ़ सकता था। लेकिन ऑलरेडी इतना खाली स्थान है कि चीनी के कण जो है यहाँ पे समाहित हो सकते हैं, इसीलिए इसका आयतन कभी बढ़ता नहीं। इसीलिए आपको सवाल भी एमसीक्यू भी बनाया गया था क्या, अगर वो एमसीक्यू वाला सीरीज आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे था कि अगर हम लोग वहाँ पे किसी पानी में चीनी अगर डालते हैं या कोई नमक डालते हैं, सॉल्यूट डालते हैं, तो क्या चीज़ परिवर्तन नहीं होगा, तो आयतन परिवर्तन होता नहीं है। तो इस तरह से नमक है, चीनी है, ये सब जो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। आपके ऊपर से नीचे तक आपको ये जो है इक्वल मात्रा में सभी जगह आपको मिलते हैं। तो इसका क्या क्या गुण है, तो ये स्वच्छ होते हैं, पारदर्शी होते हैं। चीनी पानी देखिए, नमक पानी देखिए, आपके स्वच्छ दिखेंगे और पारदर्शी दिखेंगे, कोई भी धुंधलापन वहाँ पे दिखाई आपको नहीं देता है। दूसरा चीज़, अगर इसे हम चीनी पानी शरबत को छोड़ देते इसका कण कभी नीचे नहीं बैठता है। तो इस तरह से इसके सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉल्वेंट में से अलग नहीं होते, सॉल्यूशन में कभी भी नीचे बैठते नहीं है। दूसरा चीज़ है, चीनी पानी को या नमक का पानी को आप कपड़ा से छान के किसी भी तरह से छान के अलग नहीं कर सकते हैं। इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं छान के। दूसरा चीज़ है, इसका कण का आकार लगभग कितना होता है, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के आसपास इसका कण होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। मतलब तीन सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, तीनों में सबसे जो छोटा कण होता है वो ट्रू सॉल्यूशन का ही होता है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का हम लोग अगर सांद्रता निकालना हो, सांद्रता करने का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में जो सॉलिड घुला है उसका मात्रा कितना है। जैसे कि मान चलिए 100 ग्राम पानी में अगर 35 ग्राम यहाँ पे चीनी घुला हुआ है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 100 ग्राम जल में 35 ग्राम उसका चीनी है। अगर यहाँ पे अगर हम कह दें 45 ग्राम है, तो एक तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से इसको निकालने का फॉर्मूला है कि अगर हम विलेय पदार्थ जो होता है, यानी कि जो कम मात्रा है, जैसे चीनी है सॉलिड जिसको हम लोग बोले हैं, उसका जो द्रव्यमान है उसको हम लोग लिख दें, और विलयन है यानी चीनी पानी का जो द्रव्यमान है उसको नीचे लिख दें, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो हमको मिलेगा आपका इसका सांद्रता देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे दोनों द्रव्यमान था, अगर द्रव्यमान और आयतन, जैसे कि अगर हमको पानी का लेना हो तो वॉल्यूम में अगर हम ले सकते हैं, और चीनी जो है वो मास में हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से मास और वॉल्यूम का भी बीच हम लोग निकाल सकते हैं, और मास और मास के बीच भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रेशियो। तो इस तरह से उसका सांद्रता हम लोग ज्ञात करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं विलयन के जो प्रकार होते हैं, जो वास्तविक विलयन है वो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त कहने का मतलब ही क्या होता है कि अब उसको और कोई इच्छा नहीं है। असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें और कुछ इच्छाएं बची हुई हैं, जैसे कि हम लोग इसको सामान्य तौर पे जानते हैं, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन के तौर पे पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं तो होता क्या है, जैसे मान के चलिए ये एक गिलास है, यहाँ पे 100 ml का यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ये भी 100 ml का है और ये भी 100 ml का पानी रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम 2 चम्मच जो है आपका, यहाँ पे 2 चम्मच जो है आपका, 2 चम्मच यहाँ चीनी को यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं। तो और तीसरा चम्मच भी अगर डालेंगे तो घुलेगा, चौथा चम्मच भी डालेंगे तो घुलेगा, लेकिन एक लिमिट आएगा, मान चलते हैं 10 चम्मच के बाद वो घुलना बंद हो जाए। तो जिस के बाद वो घुलना बंद हो जाए, वो निश्चित मात्रा जो होता है वही उसका संतृप्त, जब घुलना बंद हो जाए, यहाँ पे ये विलयन में अगर चीनी को घुलाना ये बंद कर जाए तो हम कहेंगे ये विलयन अब जो हो गया वो सैचुरेटेड हो गया है। और जब तक ये घुलाना बंद नहीं करेगा तब तक कहा जाएगा कि ये जो है वो अनसैचुरेटेड है। तो इस तरह से यहाँ सैचुरेशन पॉइंट को जब भी हम लोग निकालते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो उसका ताप को हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे कि ठंडा पानी में यहाँ पे 4 चम्मच आप चीनी को घुला सकते हैं, लेकिन हो सकता है उतना ही में अगर उसका ताप को बढ़ा दिया जाए तो 4 के जगह में आप 6 चम्मच चीनी को घुला सकते हैं। तो अगर ताप को हम कांस्टेंट रखें तो वो तापमान में अगर कोई सॉल्वेंट सॉल्यूट को घुलाना बंद कर दे तो हम कहते हैं कि वो जो सॉल्वेंट है वो एक तरह से, या वो जो सॉल्यूशन है वो एक तरह से सैचुरेटेड हो गया है। तो इस तरह से ये सैचुरेटेड हम लोग देखें। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घुल आपका विलयता। विलयता में हम देखते हैं कि अगर तापमान को निश्चित रखा जाए, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और साथ ही साथ प्रेशर को अगर निश्चित रखा जाए यानी कांस्टेंट रखा जाए, तो हम देखते हैं कि कोई भी सॉल्यूट में कितना कोई भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट जो है वो घुला पाता है। जैसे कि यहाँ पे पानी जो है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। इसमें अगर 100 ग्राम पानी में अगर हम 35 ग्राम चीनी को घोल देते हैं तो कहा जाता है कि इसका जो कैपेसिटी है 100 ग्राम का 20 डिग्री टेम्परेचर में कांस्टेंट में रखा जाए तो इसका जो कैपेसिटी है 35 ग्राम चीनी को घुलाने का कैपेसिटी है। तो यही इसका क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी। मतलब समझिए सीधा सीधा है कि पानी जो है कितना चीनी को घुला सकता है, यही उसका सॉल्युबिलिटी है। तो इस तरह से अलग अलग सॉल्यूशन का या अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग सॉल्युबिलिटी हो सकता है दूध में कुछ सॉल्युबिलिटी अलग हो, पानी में अलग है, अल्कोहल में कुछ हो सकता है अलग है। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी का यहाँ पे ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप पे यहाँ सॉल्युबिलिटी का प्रभाव पड़ेगा। तापमान अगर हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या आ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए चलिए अगर हम टेम्परेचर कोई भी चीज़ का बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे गर्म पानी में चीनी जल्दी से घुलता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम लोग देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव में ठोस पदार्थ की विलयता पर दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है या निग्लिजिबल पड़ता है। यानी कि अगर हम पानी में अगर चीनी घुला रहे हैं, अगर उसमें प्रेशर को हम बढ़ा दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ठोस जो होते हैं वो असंपीडीय होते हैं, लेकिन गैस जो होते हैं वो संपीडीय होते हैं। इसीलिए अगर गैस को हम क्या करें, प्रेशराइज करें तो उसके कण एक दूसरे से नज़दीक आ जाएंगे और एक छोटा सा बॉटल में भी हम बहुत सारे गैस के कण को स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है दाब का प्रभाव गैस पे ज़्यादा पड़ता है बजाय ठोस पे या लिक्विड पे। इसीलिए एक फार्मूला देता है हेनरी लो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यानी कि अगर प्रेशर को आप बढ़ाइएगा तो किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल समझिए, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे पहले यहाँ पे 4 गैस था, अब यहाँ पे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो 5-6 गैस और ज़्यादा इसके इसी एरिया में या इसी वॉल्यूम में समा जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गैस इस बोतल में समा सकता है। तो इस तरह से इसीलिए तो 14 किलो का जो सिलेंडर रहता है वो समझिए कितना गैस को वो अपने में समाये हुए यहाँ पे रखता है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हम लोग निलंबन के बारे में जानते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जान चुके हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके ऊपर से नीचे तक आपके समान मात्रा में समांगी विलयन होते हैं। उसी तरह से निलंबन जो होते हैं विषमांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि कहीं पे ज़्यादा
कण देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको कम कण देखने को मिलेगा। तो इस तरह से विषमांग होते हैं और ये घुलते नहीं हैं बल्कि निलंबित रहते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, आप एमसीक्यू वाला सीरीज देखिए और उसमें आपको पता चलेगा। निलंबन के गुण क्या होते हैं, ये विषमांग होते हैं। विषमांग का मतलब आप जान गए। और उसके बाद इसके ठोस के जो कण होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में कितना था 10⁻⁻8 सेंटीमीटर था और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻5। तो ये बड़ा आकार का है, तो आकार इसमें सबसे बड़ा होता है निलंबन में। छन्ना पत्थर से आर पार से नहीं जा सकते क्योंकि मिट्टी का पानी को अगर हम छान लें तो वो क्या हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और स्थिर छोड़ देंगे तो मिट्टी क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो ये सब यहाँ पे इसका विशेषता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो निलंबन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का अवस्था होता है। यानी कि हम लोग देखे थे निलंबन में जो कण होते हैं लगभग 10⁻⁻, ट्रू सॉल्यूशन में जो कण होते हैं वो आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं और निलंबन में जो कण होते हैं 10⁻⁵ सेंटीमीटर के आसपास होते हैं। तो इन दोनों के बीच के जो कण होंगे वो कोलाइडल अवस्था में देखने को मिलते हैं, या उस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको कोलाइडल। एक चीज़ याद रखना है, ये भी जो है विषमांग ही होगा, यहाँ पे आपका ये समान मिश्रण नहीं होंगे। और इस तरह से कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे यहाँ पे कम आपको देखने को मिलेगा कण। और यहाँ पे दूध है, इसका एग्जांपल स्याही है, रक्त है, टूथपेस्ट है, स्टार्च है, ये सब सारा चीज़ जो है वो कोलाइड के होते हैं। ये अर्ध पारदर्शी होते हैं। आप दूध में, पानी में 2 चम्मच दूध का मात्रा डाल दीजिए तो वो जो सॉल्यूशन आपको होगा वो ट्रांसलेशन होगा, अर्ध पारगामी होगा, यानी कि आपको कुछ हिस्सा, कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देगा, थोड़ा बहुत दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जो है, यहाँ पे कण एकदम छोटे रहते हैं, कोलाइड में थोड़े से यहाँ पे बड़े रह जाते हैं कण। यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटे छोटे कण देखने को मिलेंगे और सस्पेंशन में इस तरह से सस्पेंडेड रूप में आपको देखने को मिलते हैं। कण का आकार जो है वो लार्ज होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। कोलाइडल विलयन के गुण के बारे में यहाँ पे दिया गया है, विषमान होते हैं, यानी कि वही हो गया कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम देखने को आपको मिल सकते हैं। छन्ना पत्र के आर पार ये आ जा सकते हैं, जैसे कि आप 2 चम्मच अगर पानी में दूध डालते हैं तो उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आ जा सकते हैं। और स्थिर छोड़ने पर इससे कण भी नीचे नहीं बढ़ते हैं। फिर वही बात है कि दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसको आप छोड़ दीजिएगा तो उसका फैट जो है वो नीचे बढ़ता नहीं है। और इनके व्यास के कण जो है 10⁻⁻7 से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच आता है। इसमें एक खास विशेषता होता है, इनके कण जो होते हैं उसमें एक प्रकार का गति होता है। जैसे कि मान चलिए अगर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। अगर कोई एक लाइन में गति कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय गति। तो इस तरह से अगर जिगजैग मोशन में आप क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के कण जो होते हैं आपस में टकराते हैं और इस तरह से जिगजैग मोशन में यहाँ पे गति कर रहे हैं, तो इसको एक अलग ही नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है ब्राउनी गति। आपको पूछा जाएगा ब्राउनी गति कहाँ देखने को मिलता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको ब्राउनी गति देखने को मिलता है। उसके कण जो होते हैं आपस में टकराते हैं और इस तरह की गति प्रदर्शित। पिनल इफेक्ट जो होता है वो कहा जाता है कि इसके जो कण होते हैं, जो कोलाइडल में छोटे छोटे कण होते हैं, उससे लाइट यहाँ टकराएगा और ये स्कैटर होगा। स्कैटर होने से आप समझिए कि इसका लाइट का जो कण होता है वो चारों दिशाओं में, या इसको हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं तो ये छितरा जाते हैं। तो इस तरह से स्कैटर्ड हो जाते हैं और छितराने के बाद जो हमको एक तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, वो प्रभाव, लाइट का जो प्रभाव होता है वो टिंडल, जैसे कि यहाँ पे एक लेजर भी माना जा रहा है। ये आपका प्योर वाटर है, तो इसके कण इतने छोटे होते हैं कि ये टकराते हुए आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके जो कण होते हैं, ये जो कण है लाइट को टकरा रहे हैं और इसको जो लाइट को है इस तरह से पूरा छितरा रहे हैं। तो देखिए ये जो आ रहा था ये इतना दूर का गैपिंग था, यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो होते हैं प्रकरणित हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको इस तरह का रोशनी देखने को मिलता है, ये टिंडल इफेक्ट ही आपको देखने को मिलता है। कोलाइड के यहाँ पे अगर आप प्रकार देखें तो कोलाइड के आपके एनसीईआरटी में आपको 4-5 प्रकार के कोलाइडल देखने को मिले हैं, जिसको 2 भाग में यहाँ पे हम लोग इसको बांटेंगे। पहला जो होता है वो आपका सॉल्यूट होगा, दूसरा जो होगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। इसका मात्रा जो रहेगा अधिक रहेगा। सॉल्यूट आप जानते हैं जैसे चीनी है तो उसका मात्रा कम रहता है। अब यहाँ पे दिया गया उदाहरण, इसको आप देख सकते हैं, जैसे एरोसोल। एरोसोल जो है वो एक कोलाइड का उदाहरण है। ये किससे मिलकर बनता है, तो इसमें गैस जो होता है अधिक मात्रा में रहता है, उसमें ठोस रहता है। जैसे कि आप समझिए कोई राइस मिल है तो वहाँ पे जो भूसी वहाँ पे जो आना है वो हवा में सस्पेंडेड है। तो इस तरह से वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो किस तरह का सॉल्यूशन है, कोलाइडल का एरोसोल प्रकार का है। जैसे कि कोहरा है, बादल है, कुहासा है, इस तरह से इसमें गैस जो रहते हैं वो अधिक मात्रा में रहते हैं
और यहाँ पे द्रव जो रहते हैं वो कम मात्रा में रहते हैं। तो इस तरह से ये है। उसी तरह से एरोसोल का यहाँ पे भी एक और है, यहाँ पे द्रव था, यहाँ पे क्या हो गया, ठोस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे धुआं हो गया, स्वचालित वाहन हो गया, ये सब भी इस तरह से देखते हैं। फोम आपका क्या होगा, जैसे सेविंग क्रीम में आपको देखने को मिलता है, इसमें लिक्विड ज़्यादा रहता है और गैस का मात्रा जो रहता है वो कम रहता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर इमल्सन का यहाँ पे दिया जाए, जिसका उदाहरण दूध है, फेस क्रीम वगैरह है, तो इसमें लिक्विड ज़्यादा रहते हैं, लिक्विड में भी लिक्विड रहता है, मतलब दोनों लिक्विड ही लिक्विड है यहाँ पे रहते हैं। इस तरह का उदाहरण दोनों को इमल्सन होते हैं। फिर शोल जो होता है उसमें क्या रहता है, द्रव अधिक मात्रा में रहता है, ठोस अधिक मात्रा कम मात्रा में रहता है। इस तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कीचड़, कीचड़ देखते हैं, यहाँ ठोस का मात्रा क्या रहता है, ठोस का मात्रा जो रहता है वो कम और द्रव का मात्रा जो रहता है वो अधिक रहता है। उसी तरह से आपका यहाँ पे फोम दिया है, तो आपको पूछेगा फोम में सॉल्यूट या परिक्षेपण माध्यम कौन है, परिक्षिप्त प्रवस्था कौन है। तो परिक्षेपण माध्यम यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में रहता है, सॉल्वेंट यानी कि ठोस ज़्यादा मात्रा में और गैस जो है यहाँ पे कम मात्रा में। उसी तरह से जेली है, जैसे कि जेली है, पनीर है, मक्खन है, इसमें भी ये भी आपको पूछा जाएगा पनीर किस तरह का उदाहरण है। ये जो है कोलाइड का उदाहरण है, कोलाइड में किस तरह का, तो यहाँ पे आपका जेल प्रकार का होता है। तो इसमें भी ठोस का मात्रा ज़्यादा रहता है, फैट ज़्यादा रहता है, लिक्विड कम रहता है। फिर ठोस सोल जो है, इसमें दोनों ठोस ही रहते हैं, जैसे कि रंगीन पत्थर और दुनिया कांच के बारे में यहाँ पे उदाहरण दिया है। तो इस तरह से हम लोग का जो दूसरा चैप्टर रहता है वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग तीसरा चैप्टर जो देखेंगे, परमाणु, अणु और आयन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।